अपना नाम सुनकर तनु पीछे मुड़ी तो देखा, एक गोरा स्टाइलिश बालों वाला लंबा व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तनु ने उसे गौर से देखकर पहचाना तो उत्साह से चहककर बोली, अरे समीर, तुम यहाँ कैसे? 3 महीने पहले ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और तुम अब भी यहीं हो? समीर ने उससे पूछा। हाँ, मैं तो यहीं हूँ, बस घर का पता बदल गया है, तनु ने हंसते हुए कहा। हाँ, उसकी निशानी तो मैं देख रहा हूँ। समीर ने मंगलसूत्र की तरफ इशारा किया तो दोनों हंस पड़े। आओ ना, यहाँ पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, समीर ने सुझाव दिया तो तनु इनकार नहीं कर पाई। फिर दोनों रेस्टोरेंट में एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। तुम तो अब भी पहले जैसी हो, जरा भी नहीं बदली। बेरे को कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए समीर बोला, वैसी कहाँ हूँ, मैं थोड़ी मोटी तो हो ही गई हूँ। हाँ, तुम जरूर बिल्कुल पहले जैसे ही हो, तनु ने कहा। मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारा चेहरा आज भी वैसा ही नाजुक और मासूम है जैसा 7 या 8 साल पहले था। तभी तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। समीर ने तनु को भरपूर नज़र से देखते हुए कहा तो वह शर्मा गई। चलो छोड़ो, तुम क्या मेरे चेहरे को लेकर बैठ गए? यह बताओ कि आज भरी दोपहरी में बाजार में क्या कर रहे थे? कॉलेज छोड़ने के बाद क्या किया? तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना, क्या हुआ? और इतने दिन कहाँ रहे? अभी क्या काम कर रहे हो? तनु ने एक के बाद एक इतने सारे सवाल कर डाले कि समीर हड़बड़ा गया। तुमने तो प्रेस वालों की तरह एक के बाद एक ढेर सारे सवाल कर डाले, पहले किस सवाल का जवाब दूं, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर हंसते हुए बोला, मैं बीए करने के बाद आईएएस की कोचिंग करने इंदौर चला गया था। यह तो तुम्हें पता ही है। 2 साल जमकर मेहनत की, पर पहली बार मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, पर दूसरे अटैम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो ही गया। फिर मेरा एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। 6-7 साल के बाद अब जाकर मनचाही पोस्ट मिली है और 4 मंजिल पर एक घर भी अलॉट हुआ है। अरे वाह! तनु के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए थे। वहाँ के मकान तो बहुत बड़े और सुंदर हैं। हाँ, उसी के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर देखने आया था। अब तो पापा का भी ट्रांसफ़र फिर से यहाँ हो गया है, अगले हफ्ते वे लोग भी यहाँ आ जाएंगे, समीर ने बताया। और तुम्हारी पत्नी शादी की या नहीं की अब तक? तनु ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं की। 1-2 साल जरा सर्विस में जम जाऊँ फिर सोचूंगा। अब मैं तुम्हारी तरह सवालों की झड़ी नहीं लगाऊंगा, तुम खुद ही अपने बारे में बता दो। समीर ने कॉफ़ी का खाली प्याला नीचे रखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बीए करने के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। अभी शहर के 5-4 बुटीक्स के लिए सूट डिजाइन करती हूँ। रोज़ रोज़ आने जाने की झंझट नहीं है, जब उनको ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, बस कमाई भी हो जाती है और शौक़ भी पूरा हो जाता है। अगर मन ना हुआ तो अपना एक बुटीक भी खोल लूँगी। बस मेरी तो सीधी सादी छोटी सी कहानी है, तनु ने बताया। और तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं? समीर ने पूछा। वे एक प्राइवेट कंपनी में हैं और अक्सर टूर पर रहते हैं। तनु के मुंह पर पति के टूर पर रहने की बात कहने पर हल्की सी मायूसी छा गई, जिसे समीर ने भांप लिया। वह तुरंत ही बातचीत का विषय कॉलेज के दिनों और पुराने साथियों की तरह ले गया। फिर 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और अपने अपने घर की ओर लौट गए। तनु जब घर पहुंची तब उसके पति अजय घर नहीं पहुंचे थे। बाजार से लाया सामान टेबल पर रख कर वह टीवी ऑन करके बैठ गई, लेकिन आज उसका मन टीवी देखने में नहीं लग रहा था। वह तो समीर के बारे में सोच रही थी। वह और समीर 8वीं कक्षा से साथ साथ पढ़े थे। कॉलेज में भी दोनों एक ही सेक्शन में थे। अन्य लड़कों की अपेक्षा समीर अंतर्मुखी और मेधावी लड़का था। वह फ्री पीरियड में भी बाकी लड़कों की तरह उधम मस्ती ना करते हुए कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। क्लास के अन्य लड़कों से अलग समीर को स्कूल या कॉलेज की किसी भी लड़की में दिलचस्पी लेते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। समीर के स्वभाव को इसी खूबी से तनु मन ही मन उससे प्रभावित थी। फर्स्ट ईयर के अंत तक जहाँ क्लास के प्रत्येक लड़के की क्लास की या दूसरे क्लास की या मोहल्ले की किसी लड़की के साथ अफेयर की बातें सुनाई दे देती थी, वहीं समीर के बारे में तनु ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। समीर दिखने में बहुत अच्छा था। ऊंचा कद, हल्के घुंघराले बाल, गोरा रंग, तीखी नाक। वो क्लास में ही क्या कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़के के रूप में मशहूर हो गया था। पास से गुजरती लड़की चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, एक बार तो भरपूर नज़र उसे देखती जरूर थी। समीर के रंग रूप और बुद्धि पर फिदा बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह आंख उठाकर भी किसी की ओर नहीं देखता था। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते तनु ने उसकी अच्छी पटने लगी थी, क्योंकि क्लास में समीर के बाद तनु ही पढ़ाई में तेज थी।
विभिन्न चैप्टर्स और किस किताब में कौन सा चैप्टर कितना अच्छा है, इस विषय पर क्लास में या लाइब्रेरी में दोनों देर तक बातें करते रहते थे। समीर से दोस्ती की वजह से कई लड़कियां तनु से ईर्ष्या और जलन करने लगी थी। वर्ष के अंत तक तनु भी समीर के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस करने लगी थी। उसे यह भी लगने लगा था कि समीर का उसे देखने का अंदाज भी कुछ बदल सा गया है। एक दिन फ्री पीरियड में दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। तनु किताब पढ़ने में तल्लीन थी। बीच में इतिहास की एक तारीख समझ में न आने के कारण उसने समीर से पूछने के लिए सिर ऊपर उठाया तो देखा वह किताब टेबल पर रखकर खोई खोई सी नज़रों से उसे देख रहा था। तनु का दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। वह भी बिना कुछ कहे अपनी किताब देखने लगी, लेकिन बड़ी देर तक उसके मन में एक हलचल सी होती रही। इसके बाद तनु को लगने लगा कि वह शायद धीरे धीरे समीर की ओर आकर्षित होती जा रही थी। कॉलेज में प्रवेश करते ही उसकी नज़र समीर को खोजती रहती। क्लास में बैठे हुए भी उसकी नज़रें तनु की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रहती और जैसे ही समीर अंदर आता तनु का दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। तनु के मन में भावनाओं के कई नए नए अनजाने मगर अपने से लगने वाले रंग तैरने लगे थे, लेकिन दोनों ही ओर से ये रंग भावनाओं का रूप लेकर शब्दों में अभिव्यक्त हो पाते। फाइनल एग्जाम सिर पर आ गए और फिर लास्ट पेपर उस दिन था। उसी दिन समीर अपने माता पिता के साथ इंदौर चला गया, क्योंकि उसके पिता का वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका था। वे तो बस समीर के पेपर की खातिर ही रुके थे। समीर एक ख्वाहिश भरी नज़र तनु पर डालकर चला गया। दोनों के बीच जो भी था बस मुख ही रहा। कभी शब्दों या भावनाओं के रूप में वह अभिव्यक्त नहीं हो पाया, इसीलिए कोई किसी का इंतजार भी क्या करता। तनु ने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया और जब उसके माता पिता ने अजय को उसके जीवन साथी के रूप में चुना तो उसने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। अजय के साथ उसका जीवन आराम से गुजर रहा था। अजय तनु का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसके बार बार टूर पर जाने और काम में अत्यधिक व्यस्त रहने से तनु अकेलापन महसूस करते थे। दिन तो घर के काम और बुटीकों के डिजाइन वगैरह तैयार करने में कट जाता, लेकिन उदास शामें और तनहा रातें उसे काटने को खाने को दौड़ती थी। अजय के बगैर वह सारी सारी रात पलंग पर करवटें बदलते हुए गुजार देती। महीनों वह अजय के साथ पिक्चर देखने या कहीं बाहर घूमने जाने को तरस जाती थी, लेकिन फिर भी अजय की भी मजबूरी समझकर वह अपने मन को समझा लेती। तनु एक गहरी सांस लेकर उठी। आज समीर से मिलकर न जाने क्यों वह अपने अंदर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मन के कोने में वर्षों से दबे हुए जिन रंगों पर समय की धूल पड़ गई थी, उन्हें जैसे किसी ने पानी की कुनकुनी फुहारे बरसाकर धो दिया था और फीके पड़े रंग धुल जाने से ताज़े होकर चमचमाने लगी थी। 2 दिन बाद बुटीक से आकर तनु चाय पीते हुए एक फैशन मैगजीन में कपड़ों के लेटेस्ट डिज़ाइन देख रही थी। उसका फ़ोन बज उठा। तनु ने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या कर रही हो तनु? उधर से समीर का स्वर सुनाई दिया। अरे तुम? तनु का स्वर और चेहरा दोनों खिल गए। हाँ सुनो, संग्रहालय में मणिपुरी इलाकों का कलाकारों की बहुत अच्छी प्रस्तुति है। सारा इंतजाम मेरी ही देखरेख में चल रहा है। तुम लोग आ जाओ, समीर ने कहा। अजय तो टूर पर बेंगलुरु गए हुए हैं। मैं अगर आई तो लौटते वक्त रात हो जाएगी। मैं अकेली इतनी दूर रात में वापस कैसे आऊँगी? तनु के स्वर में मायूसी छा गई। बस इतनी सी बात? समीर हंसते हुए बोला। अरे पगली, मेरे होते हुए तुम्हें अकेले आने की क्या ज़रूरत है? तुम ठीक 5 बजे तैयार रहना। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें ले आने के लिए। मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं तो खुद आ जाता। इतना कहकर बिना जवाब का इंतजार किए समीर ने फ़ोन काट दिया। तनु मुस्कुरा दी। समीर ने उस दिन बताया कि वह संस्कृति विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसे यूँ ही भारतीय लोक संस्कृति में बहुत से लगाव था। स्कूल कॉलेज में भी वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करने में हमेशा आगे रहता था। तनु को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ आदि देखने का बहुत शौक था, लेकिन अजय को कभी भी टाइम नहीं मिलता। संडे को भी अजय अक्सर या तो ऑफिस में या फिर घर पर ही कोई ना कोई काम करता रहता था। 4 साल पहले 10 दिनों के लिए वे हनीमून पर गए थे। उसके बाद से अजय लगातार अपने काम में ही व्यस्त रहा है। 5 बजे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर तनु ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। तनु समझ गई कि यह गाड़ी समीर ने ही भेजी होगी। वह ताला लगाकर बाहर आ गई। आप तनु जी हैं? ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा और तनु के हाँ कहते ही दरवाज़ा खोल दिया। तनु गाड़ी में बैठ गई। संग्रहालय पहुंचकर ड्राइवर ने उसे समीर के पास पहुंचा दिया और वापस चला गया।
आओ तनु। समीर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसे लेकर आगे चलकर सबसे आगे के एक सोफे पर बैठाकर बोला, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं जरा व्यवस्था देखकर आता हूँ। कार्यक्रम बस 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। 10 मिनट बाद ही समीर आकर उसके बगल में बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ और कलाकार अपनी मनोरमा प्रस्तुतियाँ देने लगे। वे पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह सर्व कर रहे थे। समीर तनु को अपने विभाग और विभाग के अन्य लोगों के बारे में बताता जा रहा था। सुरमई शाम, सुहावना मौसम, सामने नृत्य व संगीत की प्रस्तुति। तनु को लग रहा था कि वह अब सपनों के लोक में पहुंच गई है। कुछ बात कहने के लिए जब समीर उसकी ओर झुका तो उसका कंधा तनु के कंधे से छू गया। तनु का दिल अचानक वैसे ही जोर से धड़कने लगा जैसे कॉलेज के दिनों में समीर को पहली बार अपनी ओर देखता पाकर धड़का था। दिल में सालों से दबी हुई कोई कुंवारी अनछुई सी अनुभूति अचानक ही जाग गई। मन में न जाने कब से सोए पड़े एहसास अंगड़ाई लेकर जाग गए। तनु को लग रहा था जैसे वह कुंवारी है और उसके कुंवारे मन में आज पहली बार किसी के प्रति कोई अनजानी सी कशिश, अनजाना सा रोमांच महसूस किया है। समीर के साथ पहली पंक्ति में बैठी हुई और चारों ओर बड़े बड़े सरकारी अफसर और गणमान्य अतिथि, सब कुछ कितना भव्य लग रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से तनु की तंद्रा भंग हुई। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। समीर ने अपने साथी अफसरों और उनकी पत्नियों से तनु की पहचान कराई। देर तक सबसे बातें होती रही। फिर डिनर के बाद समीर उसे घर पहुंचाकर चला गया। विवाह के बाद शायद वह पहली बार शाम थी जो तनु अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए इतनी अच्छी तरह से बिताई थी। उस रात पलंग पर लेटी तनु देर तक समीर के बारे में और उस शाम के बारे में सोचती रही। उसके मन की गहराई में एक कसक सी उठी कि काश उस समय वह अपनी भावनाओं को समीर के सामने व्यक्त कर देती तो आज समीर के बगल में वह अधिकार पूर्वक बैठी होती। आज तो यह जाहिर ही है कि जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी और फिर भी उसके साथ उसकी पत्नी बैठा करेगी। तनु हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऊंचे पद वाले सरकारी अधिकारी से हो और बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी हो। तनु खिड़की से झांकते चांद में अपने सपनों का चेहरा तलाशती पता नहीं कब गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन समीर की छुट्टी थी। वह सुबह से ही तनु को लेने आ पहुंचा। सिर से पैर तक सादगी में लिपटी वह इतनी सुंदर लग रही थी कि समीर उसे देखता ही रह गया। तनु का दिल जोर से धड़क गया। उसने तुरंत ही समीर के चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली और दूसरी ओर देखने लगी। समीर मुस्कुरा दिया। दिन भर समीर और तनु आसपास की जगहों में घूमते फिरते रहे। दोनों एक जगह लगी चित्र प्रदर्शनी भी देखने गए। शाम को दोनों ने भारत भवन में नाटक देखा। लंच और डिनर भी बाहर ही किया। चित्र प्रदर्शनी व नाटक देखते और साथ में घूमते जब समीर की बाह तनु की बाह से छू जाती तब तनु के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। अजय के साथ उसे यह अनुभूति कभी नहीं हो पाई थी, क्योंकि अजय के मन में आज तक उसके मन की कोमल अभिरुचियों को छुआ ही नहीं था। अजय का साहचर्य तनु के तनमन के प्लास को आज तक खिला ही नहीं पाया था। चित्र प्रदर्शनी में दोनों देर तक एक एक चित्र के ऊपर आपस में चर्चा करते रहे। एक जैसी रुचियां बातचीत के कितने मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। तनु को पहली बार लगा। डिनर के बाद समीर तनु को घर तक छोड़ने आया तो तनु ने उससे बहुत आग्रह किया कि वह कॉफ़ी पीकर जाए, लेकिन समीर बाहर से ही चला गया। तनु कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गई। आज उसे लग रहा था कि वह एक सुंदर बगीचे में खड़ी है और उसके चारों ओर सुर्ख फलास खिल रहा है। देर तक वह फूलों की मादक गंध से सराबोर होकर मन ही मन महकती रही। 2 दिनों तक तनु स्वप्न लोक में खोई उन्हीं भावनाओं में विचरित रही। तीसरे दिन अजय टूर से वापस आ गया तो तनु भी स्वप्न लोक से निकलकर यथार्थ में आ गई। जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन तनु के लिए जीवन में एक नया रोमांच भर गया था। घर और बुटीक से उसे जब भी समय मिलता और समीर को फुर्सत होती, दोनों कहीं ना कहीं घूमने चले जाते। कभी चित्रों की तो कभी फूलों की या क्राफ्ट की प्रदर्शनी में, कभी किसी का नाटक का मंचन देखने तो कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेले में। तनु के तन मन में समीर की नज़दीकियों से एक अलग ही खुमारी छाती जा रही थी। वह समीर के चेहरे पर भी अपने प्रति आकर्षक के विशिष्ट भाव ढूंढने का प्रयास करती, लेकिन समीर उसे बिल्कुल सहज व संतुलित नजर आता। तनु समझ नहीं पा रही थी कि समीर उसे बस एक बहुत अच्छी दोस्त भर समझता है या फिर उसका उससे खास लगाव भी है। तनु देर तक अकेले में इसी उहापोह में पड़ी रहती, पर समझ नहीं पाती। तब सिर को झटका देकर अपने आप को यही समझाती कि मुझे क्या करना, समीर का साथ और अटेंशन मिल रहा है, यही बहुत है।
इस तरह 6-7 महीने बीत गए। अजय को इतने महीनों में काम में अधिक व्यस्त हो गया था और तनु अकेली होती चली गई थी। घर का अकेलापन तनु को काट खाने को दौड़ता था। ऐसे में समीर का साथ ही था जिसने उसे संबल दिया हुआ था। कभी कभी तनु के मन के साथ साथ तन भी समीर की नज़दीकियाँ पाने के लिए मचल उठता था। खास तौर पर जब अजय कई कई दिनों अपनी कंपनी के काम की वजह से शहर से बाहर रहता। पलंग पर करवटें बदलती थी तनु सोचने लगती कि काश, लेकिन समीर का संतुलित व्यवहार और तनु के संस्कार तनु को मर्यादा की सीमा पार नहीं करने देते थे। कभी कभी अजय के साथ रहते हुए तनु को अचानक ग्लानि और अपराध बोध सा महसूस होने लगता था कि वह उसके साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही है। ऐसे में वह अजय से सहज होकर आंखें नहीं मिला पाती थी। उसे लगता था कि कहीं वह उसका चेहरा देखकर मन के भाव को न पढ़ ले। पर अजय के टूर पर जाते ही तनु निश्चित हो जाती और अपनी भावनाओं की मादकता में खोई रहती। इसी बीच समीर के पिताजी रिटायर हो गए तो वे और समीर की माँ समीर के पास ही आकर रहने लगीं। समीर की माँ जोर जोर से समीर के लिए लड़की तलाशने लगी ताकि उसका विवाह हो जाए। तनु ऐसी खबरों पर ऊपर से तो सहज रहती, लेकिन अंदर ही अंदर अत्यंत चिंतित हो जाती। पर जब सुनती किसी कारण बात नहीं बन पाई तो चैन की सांस लेती। तभी समीर के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। घर परिवार भी बहुत अच्छा था और लड़की भी बहुत योग्य थी। समीर की माँ की इच्छा थी कि उसका रिश्ता यहाँ पक्का हो जाए। बस समीर ही था जो आनाकानी कर रहा था। तनु भी मन ही मन बेचैन थी। वह जानती थी कि उसका सोचना गलत है, पर समीर की शादी हो जाएगी यह बात सोचकर वह मन ही मन एक ही पीड़ा का अनुभव करती थी। इस बात को लेकर उसका मन उदास सा रहता था। समीर तनु को उदास देखकर उससे पूछता रहता था कि उसकी उदासी का क्या कारण है, पर तनु क्या बताती, कैसे बताती, कैसे कहती समीर से कि वह शादी ना करे। उसे उदास देखकर अपनी व्यवस्था के बावजूद समीर समय निकाल करके उससे बराबर संपर्क बनाए रखता और उसे खुश रखने का प्रयत्न करता रहता। तनु अजय और समीर की तुलना करके एक गहरी सांस भर कर रह जाती। समीर व्यस्त रहते हुए भी उसका हालचाल पूछने के लिए समय निकाल लेता था, लेकिन अजय कभी भी शाम के बीच में समय निकाल कर पूछताछ नहीं करता था कि वह कैसी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अजय की कंपनी उसे ट्रेनिंग के लिए कैलिफोर्निया भेज रही थी। उसे साल भर के लिए वहां ठहरना था और 15 दिन के भीतर ही दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी। अजय के जाने के नाम से तनु एक और जहां खुद को दुखी महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर खुश भी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि समीर के साथ घूमने हुए जो थोड़ी बहुत झिझक होती थी वह अब नहीं रहेगी। तुम अकेली कैसी रहोगी साल भर? अपनी मम्मी पापा के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, अजय ने कहा। मम्मी का घर तो शहर के दूसरे कोने में है, वहाँ से तो मुझे बुटीक काफ़ी दूर पड़ेंगे। फिर बेवजह घर को साल भर बंद रखने से क्या फ़ायदा? इतने सारे सामान की देखभाल कौन करेगा? कभी कभी मैं वहाँ चली जाया करूँगी या बीच बीच में उन्हें यहाँ बुला लिया करूँगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। तनु ने अजय को आश्वस्त कर दिया। वैसे अजय के साथ रहते हुए भी एक तरह से तनु अकेली ही रहती आई है। फिर मम्मी पापा के यहाँ रहे तो समीर से मिलना कहाँ हो पाएगा? मम्मी के सामने वह समीर से बात भी नहीं कर पाएगी। यह सब सोचकर उसने अपने घर पर ही रहना ठीक समझा। तनु के पिताजी अभी रिटायर नहीं हुए थे, उनका ऑफिस घर के पास ही था, इसीलिए वे लोग साल भर के लिए तनु के पास आकर रह पाएंगे, इसकी भी संभावना कम थी। 15 दिनों बाद अजय कैलिफोर्निया चला गया। तनु के माता पिता 5-6 दिन उसके साथ रहकर अपने घर चले गए। अब तनु के सामने अपनी खुशियाँ का उन्मुक्त और विस्तृत खुला आसमान था। अब वह अपने पंख फैलाकर इस आसमान में जी भरकर उड़ लेना चाहती थी। वर्षों से मन में दबा कर रखी इच्छाएं पंख फड़फड़ाने लगी थी। समीर का ठाट बाट, प्रतिष्ठा और आन बान देखकर तनु की आंखें चौधियाने लगी थी। काश पिताजी उसकी शादी की इतनी जल्दी ना की होती तो आज उसके पास सब कुछ होता। वह भी सरकारी गाड़ियों में घूमती, बड़े सरकारी बंगलों में रहती, नौकर चाकर दिन भर उसकी जी हजूरी करते। समीर की जिस दिन छुट्टी रहती वह कभी कभी तनु को अपने घर भी ले जाता था। तनु समीर की माँ से बातें करती रहती। समीर के माता पिता को पता था कि तनु और समीर कॉलेज में साथ पढ़े हैं, इसीलिए वे दोनों उनकी मित्रता को सहज रूप से लेते थे। तनु को कभी कभी मन ही मन ग्लानि होती थी अपने आप पर कि वह अजय को धोखा दे रही है। कितना विश्वास करता है अजय उस पर। लेकिन जीवन में सुख की और भी कई इच्छाएं होती हैं। सिर्फ विश्वास के बल पर रिश्ते उम्र भर नहीं ढोए जा सकते। समीर से उसकी इच्छाएं, उसकी रुचियाँ, उसके विचार मेल खाते हैं, तभी उसका साथ इतना अच्छा लगता है। पचमढ़ी चलोगी 2 दिनों के लिए?
कॉफ़ी हाउस में जब एक दिन कॉफ़ी पी रहे थे दोनों, तो समीर ने तनु से पूछा, अचानक पचमढ़ी? तनु ने आश्चर्य से मिश्रित खुशी से पूछा। हाँ, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोक रंग का कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए मुझे 2 दिनों के लिए वहाँ जाना है, समीर ने बताया। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? तनु ने थोड़ी मायूसी से पूछा। कोई नहीं, मम्मी पापा तो उस समय इंदौर जा रहे हैं शादी में, बस तुम और मैं चलेंगे, समीर ने कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा। तनु के मन की कली खिल उठी थी। 2 दिन वह पूरा समय समीर के साथ बिताएगी, उसे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। अगले हफ्ते दोनों पचमढ़ी रवाना हो गए। दिन भर दोनों पचमढ़ी के दर्शनीय स्थलों पर घूमते रहे। शाम 5-6 बजे दोनों गेस्ट हाउस में वापस आए, चाय पी और अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला था। शाम को 7 बजे के पहले समीर ने दरवाजे पर नॉक करके उसे आवाज़ दी। तनु ने दरवाज़ा खोला तो वह तनु को देखता रह गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तनु, समीर ने उसके गाल से बालों की लट को पीछे हटाते हुए प्रशंसात्मक स्वर में उसकी तारीफ की। यह पहली बार हुआ था कि समीर ने मुक्त कंठ से उसकी सुंदरता की तारीफ की थी और उसके गालों को छुआ था। तनु का रोम रोम सिहर गया। चलो ना, तनु ने आगे बढ़ते हुए कहा। 2 मिनट रुको तो सही, तुम ही जी भरकर देख तो लूँ। समीर ने बाह पकड़कर तनु को अपने सामने खड़ा कर लिया। तनु नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। बंधन रहित मुक्त वातावरण में आकर समीर की झिझक भी दूर हो गई थी। वह मुग्ध भाव से उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। गाड़ी में समीर पिछली सीट पर तनु के साथ ही बैठा। तनु की देह की सिहरन पल पल बढ़ती जा रही थी। आयोजन स्थल पर पहुंचकर समीर थोड़ा अलग हटकर बैठ गया। वहां दूसरे पहचान वालों के साथ समीर ने तनु की मुलाकात अपने दोस्त की पत्नी के रूप में करवाई। मेल मुलाकात के समय ही एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने रायपुर से हाल ही में भोपाल ट्रांसफ़र होकर आए चौधरी जी से समीर को मिलवाया। इन्हें तो तुम जानते ही होगे, चौधरी जी और उनकी पत्नी रम्या चौधरी। 8 दिन ही हुए हैं इन्हें भोपाल आए हुए, परसों ही ज्वाइन किया है। तो देखते ही समीर अचानक सकपका गया। उन्होंने एक भरपूर नज़र समीर पर डाली और फिर उसके पास खड़ी तनु को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। तनु को उनका देखने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि रम्या की आंखें उसकी आंखों से होती हुई उसके मन में छिपे हुए चोर का भेद पा गई है। कुछ देर बाद रम्या जी के मुख पर एक तिरछी व्यंग्यात्मक मुस्कान तैरने लगी। तनु अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर देखने लगी। समीर भी जल्दी से वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। तनु को लग रहा था मानो वह स्वप्न लोक में पहुँच गई। सामने खुले आकाश के नीचे भव्य मंच पर नर्तकों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति एवं वह स्वयं लोक के सुख सागर में तैरने लगे। कार्यक्रम समाप्त होने पर वहीं रात के खाने का इंतजाम था। समीर और तनु भी वहीं डिनर करने लगे। खाना खाते हुए जब भी रम्या से आमना सामना होता, वे अजीब नज़रों से घूर घूर कर समीर और तनु को देखने लगती। तनु को अच्छा नहीं लग रहा था और समीर भी उन्हें देखते ही तनु को लेकर उनके सामने से हट जाता था। रात के लगभग 12 बजे दोनों वहाँ के गेस्ट हाउस वापस आ गए। चौकीदार दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में सोने चला गया। तनु अपने कमरे में जाने लगी तो समीर भी उसके पीछे आ गया और दरवाज़ा बंद करके उसने तनु को अपनी बाहों में भर लिया। तनु के अंग अंग में पलाश की कलियां चटक कर फूल बनने लगी और वह पलाश के दहकते फूलों की तरह पलंग पर बिछ गई। 2 दिन और 2 रातें प्यार की बड़ी खुमारी में बीत गई। तनु को लग रहा था कि जैसे वह हनीमून पर आई है। प्यार क्या होता है, कितना रोमांचक और सुखद होता है, यह तो उसने पहली बार ही जाना है। उसका अंग अंग निखर आया। तीसरे दिन सुबह समीर और वह वापस आ गए। इसके बाद अक्सर ही शनिवार रविवार को आसपास के छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था, समीर तनु को लेकर चला जाता। दोनों गेस्ट हाउस या फिर होटल में रुकते। अब तो 2 कमरों की औपचारिकता भी समाप्त हो गई थी। तनु के गले का मंगलसूत्र देखकर गेस्ट हाउस के चौकीदार उसे समीर की पत्नी ही समझते। दोनों 2 दिन साथ रहते, मौज मस्ती करते और वापस आ जाते। पड़ोसियों को लगता तनु माँ के यहाँ गई है और माँ से तनु की सी सहेली के घर जाने का बहाना कर देती। धीरे धीरे 7 महीने निकल गए। तनु और समीर का मिलना जुलना बदस्तूर जारी था। समीर कभी कभी सरकारी काम से इंदौर या रायपुर चला जाता तो तनु से जुदाई के ये दिन काटे नहीं काटते थे। ऐसे ही समय कटता जा रहा था और अजय को कैलिफोर्निया गए 10 महीने बीत गए। तनु का मन कभी कभी घबरा जाता। वह समीर के साथ इतनी आगे बढ़ गई है, अब लौटकर अजय के साथ कैसे निभा पाएगी।
अगर वह अजय को तलाक दे दे तो क्या समीर उसे शादी कर लेगा? अब समीर के बिना ज़िंदगी बिताने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती और ऐसी हालत में अजय के साथ अपने रिश्ते को जबरन ढो भी नहीं सकती। तनु रात दिन सोच में डूबी रहती। वह कैसे दो राहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक ओर अजय, मम्मी पापा, समाज और दूसरी ओर समीर का साथ। एक दिन समीर इंदौर गया हुआ था। तनु का मन उदास था। बुटीक में काम निपटाकर तनु पार्लर चली गई। सोचा फेस मसाज करवा कर थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। पार्लर में भीड़ थी। तनु बाहर के रूम में सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगी। कैसी हो तनु? अपना नाम सुनकर तनु ने चौंक कर सिर उठाया। देखा तो सामने एक रम्या खड़ी थी जो उसे पचमढ़ी में मिली थी। रम्या तनु के पास ही सोफे पर बैठ गई। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तनु ने मुस्कुराकर पूछा। 2 मिनट तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती रही। फिर अचानक रम्या असल बात पर आ गई। समीर को कब से जानती हो? उन्होंने पूछा। जी वह मेरा कॉलेज के समय का दोस्त है। तनु को उनके हाव भाव देखकर आशंका हो रही थी कि वे उसके बारे में ही बात करना चाह रही हैं। मैं इधर उधर की बात ना करके सीधी बात पर आती हूँ। तनु, समीर ठीक आदमी नहीं है। उसका चरित्र अच्छा नहीं है। तुम मुझसे दूर ही रहो तो ठीक होगा। तुम्हारा उसके साथ अकेले पचमढ़ी जाना और वहाँ तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो एक्सप्रेशन थे, उससे मैं समझ गई थी कि तुम उसकी दोस्त से आगे बढ़कर कुछ और भी हो। रम्या की गहरी आंखें तनु के मन में छिपे चोर को साफ देख रही थी। तनु अपनी चोरी पकड़े जाने से हड़बड़ा गई। रम्या जी ने इतने दृढ़ और विश्वास भरे स्वर में यह बात कही थी कि क्षण भर तनु को समझ ही नहीं आया कि वह उनकी बात कैसे झुटलाए। क्षण भर बाद खुद को संयत करने के उसने कमज़ोर स्वर में प्रतिवाद किया। मैं उसे सालों से जानती हूँ। वह तो किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। तब की बात मैं नहीं जानती। मैं तो आज के समीर को जानती हूँ। समीर के कई शादीशुदा औरतों से संबंध है। रायपुर में जब यह 6 माह की ट्रेनिंग पर आया था तो वहाँ के भी एक अधिकारी की खूबसूरत बीवी को अपने जाल में फंसा लिया था। यह अब भी वहाँ जाकर उससे मिलता है। रम्या ने बताया तो तनु को लगा कि जैसे उसे चारों ओर एक साथ सैकड़ों धमाके हो गए हैं। वह सन्न सी बैठी रही। लेकिन अगर ऐसा ही है तो उसे कुंवारी लड़कियों की क्या कमी? वह शादीशुदा औरतों के पीछे क्यों पड़ेगा भला? तनु ने रम्या को गलत साबित करना चाहा। समीर बहुत शातिर है। कुंवारी लड़की शादी के सपने देखने लगती हैं और फिर छोड़े जाने पर व्यर्थ का बवाल खड़ा करती हैं जो उसकी छवि को खराब करेगा। शादीशुदा औरतों को अगर वह छोड़ भी देता है तो वे आंसू बहाकर चुप रह जाती हैं। अपनी और पति व घर की इज्जत की खातिर वे तमाशा खड़ा नहीं करती। बस समीर का काम बन जाता है, जैसा कि उसने इंदौर के एक बिजनेसमैन की पत्नी के साथ किया। पति की अनुपस्थिति में उसके साथ खूब घूमा फिरा, मौज मस्ती की और फिर भोपाल आ गया। वह बेचारी आज भी उसकी याद में रो रही है। जहाँ तक शादी का सवाल है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। उसकी इच्छा किसी बहुत बड़े अधिकारी की आईएएस बेटी से ही शादी करने की रही है। इसीलिए 2 महीने पहले उसने इंदौर के एक उच्च अधिकारी की आईएएस बेटी सोनम से सगाई कर ली है। रम्या ने संक्षेप में बताया। क्या समीर की सगाई हो गई? रम्या ने संक्षेप में बताया। तनु बुरी तरह चौंक कर बोली। उसे लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। रम्या बोली, तुम तो उससे दोस्ती का दम भरती हो। तुम्हें उसने बताया नहीं कि उसकी शादी पक्की हो गई है? तभी तो आजकल उसके इंदौर के टूर बढ़ गए हैं। समीर उससे इतनी बड़ी बात छिपाएगा, उसे धोखे में रखेगा, इसका उसे जरा भी अंदेशा नहीं था। उसका सिर चकराने लगा। आप समीर के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? तनु ने उनसे शक की निगाह से पूछा। रायपुर वाली घटना तो मेरी आंखों के सामने ही की है। और इंदौर वाली? रम्या एक गहरी सांस भरकर बोली। वह बिजनेसमैन और कोई नहीं, मेरा भाई है। तभी समीर मुझे देखते ही शक पका जाता है। समीर के चक्कर में पड़कर अपना घर संसार व्यर्थ में बर्बाद मत करो। आज नहीं तो कल वह वैसे भी तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा है समय रहते ही तुम खुद उसे छोड़ दो। तनु शाम को घर लौटी तो उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। रम्या की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी। वह भी देख रही थी कि पिछले 2 महीनों से समीर कुछ बदल सा गया है। अब छुट्टियों में तनु के साथ बाहर जाने की बजाय वह सरकारी काम का बहाना बनाकर अकेला ही चला जाता है। यदि यह सच है कि समीर को औरतों को फंसाने की आदत ही है तो वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। उसके पद और प्रतिष्ठा की चकाचौंध में अंधी होकर अपने पति के साथ बेवफाई कर बैठी। अब पता नहीं अपनी गलती की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। धोखे के एहसास से तनु तिलमिला गई। उसने समीर को फ़ोन लगाया। तुमने सगाई कर ली?
और मुझे बताया भी नहीं। समीर के फ़ोन उठाने पर तनु गुस्से से चिल्लाई, ओह तो तुम्हें पता चल गया, अच्छा हुआ, मैं खुद ही सोच रहा था कि मौका देखकर तुम्हें बता दूं। समीर का स्वर अत्यंत समान था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया। उसके सामान्य स्वर पर तनु तिलमिला गई। क्या किया है मैंने? समीर आसर से बोला, मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है, मैं कुंवारा हूँ और एक ना एक दिन मेरी शादी होगी, यह तो तुम जानती ही थी। मैंने कोई तुमसे तो शादी का वादा किया नहीं था, फिर धोखे की बात कहाँ से आ गई? तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्यों खेलते रहे मेरे जज्बातों से इतने दिन? तनु अब भी तिलमिला रही थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं से नहीं खेला, जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और हमने साथ में जीवन के मज़े लूटे। मैंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का कोई वादा तो नहीं किया था तुमसे। हाँ, तुम कॉलेज के दिनों से मुझे पसंद थी। तुम कुंवारी होती तो मैं तुमसे शादी के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुमसे शादी करूँगा? मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, शहर में मेरा नाम और रुतबा है, तुमसे शादी करके मुझे अपनी इज्जत खराब नहीं करवानी। समीर तल्ख स्वर में बोला, हाँ तुम चाहो तो हम ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रखेंगे, वरना। अपमान और पीड़ा से तनु छटपटा गई और बिफर कर बोली, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए होगे। फिर उसने उससे रायपुर और इंदौर वाले किस्सों का जवाब भी मांगा। तुम औरतें पतियों से दुखी रहकर उनसे एडजस्ट न कर पाने के कारण खुद ही बाहर किसी सहारे की तलाश में रहती हो। तुम लोगों को हमेशा एक ऐसे कंधे की तलाश रहती है जिस पर सिर रखकर तुम अपना दुख हल्का कर सको। अपने जीवन साथी की थोड़ी सी भी कमी तुम लोगों को से सहन नहीं होती और तुम लोग बाहर उसे पूरा करने को तत्पर रहती हो। सच तो यह है कि मर्दों की बजाय औरतों को ऐसे संबंधों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वे इन्हें ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अगर औरतें ऐसे संबंधों को ना चाहें तो मर्द की हिम्मत ही नहीं होगी किसी भी औरत की ओर आंख उठाकर देखने की। औरतें खुद ही यह सब चाहती हैं और मर्दों को फालतू बदनाम करती हैं। अपने पति से बेवफाई करके उन्हें धोखा तुमने दिया और धोखेबाज मुझे कह रही हो? तुम सोचो, बेवफा और धोखेबाज सही अर्थों में कौन है? तनु सन्न रह गई। समीर से ने उसे आईना दिखा दिया था। अजय की जो कमियां उसे खलती थी उन्हें समीर के द्वारा पूरा करके वह सुख पाना चाहती थी। गलत तो वही थी। पलाश की सुर्ख मादकता में डूबने से पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सुर्ख रंग सिर्फ मादकता का ही नहीं, खतरे का भी प्रतीक होता है। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने खुद ही अपने ही संसार में आग लगा ली थी। तनु कटे पेड़ की भांति पलंग पर गिरकर टूट फूट कर रोने लगी। दहकते पलाश ने इसका जीवन झुलसा दिया था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।